34 साल जब बंगाल में थे आप सिर्फ सीधा जवाब दे दीजिए। आप और बिस्ता साहब ये सीधा जवाब दे दीजिए कि मणिपुर सरकार आप लोग की मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है? साइन बोर्ड बन गई है, पहले उस साइन बोर्ड से पहले रोड पे तो आ जाए। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आप और बिस्ता साहब आज पश्चिम बंगाल के आवाम के सामने ये खुलासा कर दे, हिंदुस्तान के आवाम के सामने खुलासा कर दे कि मणिपुर में आपकी मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है। मैं बाकी सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप ये सवाल का जवाब आम आवाम के सामने रख दे कि मणिपुर में आपकी मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है। सर अभी बंगाल में इलेक्शन है ना, हम बंगाल इलेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर ले और सीपीएम के बारे में थोड़ा बात कर ले। मणिपुर, दिल्ली, केरला घूमते रहेंगे बाद में। सर आप पहले बताइए ना कि आपके कैडर बेस जो था, जो बड़ी अच्छी बात है, वो अभी विराम तो हो गया आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने कबूल की और बिस्ता साहब ने कबूल की है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरीके से रूठे आप जी मैं आ रहा हूँ, नाजिया में आ रहा हूँ, जी नाजिया, सत्ता में आने की बात है उनकी। राइट अलीम साहब ठीक है, प्रतीक जी मैं आ रहा हूँ। अलीम साहब नाउ प्लीज लिसन। इसकी मिली अभी जो बिरजू जी बोल रहे हैं, बिरजू दादा जो बोल रहे हैं प्रतीक जी के सब राम के भक्त हो गए हैं, तो मोइनुद्दीन शम्स और कलीमुद्दीन शम्स कौन सी पार्टी का था जो टीएमसी में चला गया? मोइनुद्दीन शम्स और कलीमुद्दीन शम्स को ममता दीदी ने एक भाई को एमएलए बना दिया, एक को काउंसलर बना दिया, और वो तो थे फॉरवर्ड ब्लॉक से, लेफ्ट फ्रंट से थे। सारे के सारे लाल झंडा वाले चले गए तृणमूल का झंडा पकड़ने के लिए, और ये नया कहानी सुना रहे हैं बिरजू दत्ता, नया कहानी सुना रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि सब राम के भक्त हो गए। सारे लाल झंडा वाले, सारे शेर झंडा वाले, मैं बोल रहा था 17% से इलेक्टोरल परसेंटेज 7% सब टीएमसी भक्त हुआ। अरे दादा आप मुझे परसेंटेज मत सिखाइए, आप मुझे परसेंटेज मत सिखाइए। मोइनुद्दीन शम्स, कलीमुद्दीन शम्स जो बड़ा फेस था, लेफ्ट फ्रंट का जो बड़ा फेस था, वो टीएमसी में बैठा के नहीं बैठा, टीएमसी में बैठा के नहीं बैठा। आज प्रोपेगेंडा उड़ा रही है कि जो टीएमसी से बीजेपी में जा रहा है उसको पैसा मिल रहा है। तो प्रोफेसर अभिनीत अवस्थी जी, नाजिया प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन। आप लोगों ने कितना पैसा दिया मोइनुद्दीन को और कलीमुद्दीन को? आप अपने बताइए ना, आप अपने बारे में कुछ बोलते नहीं है, काम तो करना है नहीं, खाली जी प्रोफेसर नाजिया प्लीज लिसन, नाजिया जी। प्रोफेसर अभिनीत अवस्थी, बंगाल से बात शुरू हुई और उन्होंने सीधे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह भी बात कहा, प्रवक्ता ने कहा कि लाल किले की बात उन्होंने कही। बोले साहब वहां की तो पुलिस को आप देख नहीं पाए, आप यहाँ की पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तमाम सारे बीच में यह भी बात है कि फेयर इलेक्शन हो और परिवर्तन रैली को जो है इजाजत मिले, बीजेपी ये चाहती है। प्रोफेसर अभिनीत अवस्थी। प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टीएमसी के मुंह से नैतिकता की, कानून व्यवस्था की, इस तरीके की बातें सुनते तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग बिना किसी हिचक के, संकोच के यहाँ पे ये बात कहते हैं। आज बजट सेशन में राज्यपाल को नहीं बुलाना, सीबीआई घुस नहीं सकती, खुलेआम कट मनी वापस करने की बात करना, जय श्री राम कहने पे खाल खींच लेंगे, चड्डा नड्डा खड्डा फड्डा बोलना, थप्पड़ मार करके कान पकड़ करके पीएम को सिखाऊंगी मैं। कानून और नैतिकता की बात कहां है ये बताइए है कहां? टीएमसी कहीं पूरे बंगाल में कहीं कानून, नैतिकता, संविधान की कहीं भी कोई बात हो रही है क्या? अगर कहीं कोई बात हो रही है तो बताइए मुझे। पूरी तरिके से अराजक स्थिति है, पूरी तरीके से अराजक स्थिति है। बंगाल की जनता इतनी त्रस्त है इस समय। रिजु दत्ता, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। अरे आपको पुलिस की बात भी बताता हूँ अभी आपको। राजू बिट्टा ने तो आपको बता ही दिया। आप चाहते थे कि आपके पास क्या, पुलिस को बंदूक दी, गोली चला दो अपने नागरिकों पर। पुलिस वाले, ये भारत सरकार है जो अपने पुलिस वाले घायल हो जाएंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे अपने नागरिकों पर। ये होती है सरकार, ये नहीं होती सरकार, ये सरकार ये नहीं होती है कि सोते हुए लोगों पे रामदेव के डंडे चला दो, गोली चला दो। रिजु, ये लोकतांत्रिक सरकार।